नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी की एक सीरीज़ हिंदी व्याकरण और साहित्य शुरू किया हुआ है और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सीरीज़ को भी शुरू किया है। तो एक लेसन में हिंदी का कराऊंगी और एक शिक्षण अभिरुचि का। शिक्षण अभिरुचि हर टीचिंग एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं, चाहे टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता के, एलटी के, ये जितने भी केबीएस जो टीचर हैं, सब में टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जो हिंदी से संबंधित है, जैसे हिंदी एलटी वाले, हिंदी प्रवक्ता वाले हैं, हिंदी डीएलएड वाले हैं या अन्य में जहाँ हिंदी आता है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत मदद करेगी दोस्तों। ऐसी मेरी आशा है। तो मैं इसी क्रम में मैंने एक चैप्टर हिंदी का आपको वर्णमाला पढ़ा लिया था। उसके बाद शब्द विचार मैंने अच्छे से आपको पढ़ा लिए थे कि शब्द कैसे बनते हैं और किस चीज़ से बनते हैं। और शब्द विचार में दोस्तों मैंने शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आप इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक एक करके आप पेन और नोटबुक भी साथ में रखें और नोट भी करते जाएं, तो ये आगे आपको बहुत मदद करेगी। तो रचना के आधार पर या इसको व्युत्पत्ति या बनावट भी पूछा जाता है। कई बार शब्द आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर और आप सोचेंगे मैंने तो रचना के आधार पर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और यौगुण शब्द मैंने आपको अच्छे से समझा लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत कहते हैं, स्रोत के आधार पर मैंने अच्छे से आपको समझा लिया है। तो अगला है स्रोत, लिखने में गलती हो गई, स्रोत हो जाएगा के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इसको मैंने आपको आगे, जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं, पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आपकी समझ में आगे का आएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था आपको, फिर अर्थ के आधार पर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, 2 होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी शब्द में आता है अव्यय। फिर होते हैं चौथा अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, 2 हो गए। और फिर अन्य में आता है एकार्थी, एक अर्थ वाले, जिनका एक शब्द का एक अर्थ निकलता है, जैसे घर का घर ही होगा। अनेकार्थी, जिन्हें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। समानार्थी, जिसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। और विपरीतार्थी या विलोम शब्द भी जिसको बोलते हैं, ये अर्थ के आधार पर। और आज हम पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर, रचना और उत्पत्ति के आधार पर। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ा लिया है, समझा लिया है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में आता है अव्यय। अब विकारी क्या होता है? विकारी शब्द से ही, शब्द का अर्थ ये है कि विकार, माने विकार आ जाता है, खराबी आ जाती है, उसमें अलग चीज़ हो जाती है, जो मेन शब्द है वो मेन से हट करके अलग हो जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण या कारक आदि के कारण जो विकार आ जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब लिंग कैसे बोलोगे आप? लिंग के कारण, वह लड़का पढ़ रहा है, जब हमने लड़का बोला तो वो पुल्लिंग में आ गया, तो पुल्लिंग में वो पढ़ रहा है हो जाएगा। और जब वही शब्द स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तो वह लड़की, लड़की स्त्रीलिंग का हो गया, पढ़ रही है हो गया, तो वही रही है हो जाएगा। पढ़ रहा है, पढ़ रही है। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर कैसे इसमें विकार आ जाएगा?
एक वचन में आया तो बच्चा पढ़ रहा है, और अगर बहुवचन में आया तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोनों शब्द तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग ये वचन बदलने पर या लिंग बदलने पर या काल बदलने पर भूतकाल में हो जाएगा छात्र पढ़ रहे थे, और वर्तमान में छात्र पढ़ रहे हैं। तो ये जब हमारा काल या वचन बदल जाता है तो शब्द भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि विकार इनमें कैसे आया। तो अगला है नेक्स्ट दोस्तों, शब्द और पद। अब शब्द और पद में अंतर समझ लो। जब हम कई बार बोलते हैं कि शब्द, तो शब्द अलग चीज़ है और पद अलग चीज़ है। जब कोई शब्द मतलब अलग रहता है, जब हमने केवल राम बोला तो वो क्या हो जाएगा, शब्द। जब वो क्या हो जाएगा, शब्द। जब शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है और वाक्य से बाहर रहता है, मतलब वाक्य में नहीं उसको प्रयोग किया हुआ, सिर्फ हमने बोला गाना, एक शब्द बोला गाना, तो गाना ही रहेगा, वो तब क्या कहलाएगा, शब्द। तब वो शब्द कहलाएगा। और जब वह किसी पद, किसी वाक्य के बीच में आ जाता है तो तब उसे हम शब्द न कह करके पद कहेंगे। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, पद। तो इस प्रकार से वही शब्द तब प्रयुक्त होता है, पद कहलाता है। जैसे राम गाना, अब अलग अलग है, राम अलग हो गया और गाना अलग हो गया। तो राम को केवल हम राम बोलेंगे तो वो शब्द हो गया, गाना शब्द हो गया। अब हमने बोला राम गाना गा रहा है, ये एक वाक्य बन गया कि राम गाना गा रहा है, एक वाक्य बन गया। तो तब यहाँ ये राम शब्द ना हो करके क्या हो गया, पद। गाना शब्द न हो करके पद हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बारी पूछे जाते हैं। छोटे स्तर पर तो हमें केवल छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकांश ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि आप ऐसे लगने में तो ऐसे लगता है कि बहुत छोटे से शब्द हैं, ऐसे किसी को भी पता हो सकता है, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ना हो तो हम वहीं पे कन्फ्यूजन, उत्तर को सही उत्तर तक पहुँचने में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से बाहर हो जाता है, बाहर रहता है, तो वो केवल शब्द रहता है। तो बाहर का मतलब मैंने आपको बता दिया, बाहर का मतलब होता है जब केवल शब्द ही हमने बोला, राम बोला या केवल श्याम बोला तो राम श्याम ये केवल शब्द हो गए। कलम बोला या पेन बोला तो पेन केवल एक शब्द हो गया। वह लड़की पेन से लिख रही है, अब वो पेन क्या हो गया, पद हो गया। अब वो किसी वाक्य के बीच में आ गया तो वही पेन शब्द क्या हो गया, पद हो गया। अब इसको पद बोलेंगे, जब वो वाक्य में प्रयुक्त होगा तब वो पद हो जाएगा। शब्द और पद अब क्लियर हो गया। अब अगला देखो दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय को पद के 5 भेद माने जाते हैं। यही जो शब्द या पद है, अब ये पद में जब हो जाएगा तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण व अव्यय पद के 5 भेद माने जाते हैं। 5 भेद होते हैं। कई बारी आपको आएगा कि पद के कितने भेद होते हैं। अब आपने तो विकारी शब्दों या अभिकारी और अविकारी शब्द के भेद सुने थे, तो अब वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्या होता है, कहाँ है, हमने तो ये पढ़ा था, तो ये पद के भेद कैसे हो गए। तो ये पद के 5 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जैसे शब्द के होते हैं वही पद के भी पूछे जाएंगे। तो अब आप पद और शब्द में अंतर मालूम आपको हो गया होगा। अब है सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विकारी शब्दों में संज्ञा। संज्ञा क्या चीज़ है, आपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा की सीधी परिभाषा रखो, नाम। किसी का नाम ही संज्ञा है। अगर हमने राम बोला या किसी स्थान का नाम बोला दिल्ली, या किसी प्राणी का नाम बोला, किसी वस्तु का नाम बोला, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वस्तु में नहीं। जैसे पेन है एक वस्तु है, किताब है तो वो किसी वस्तु का नाम हो गया। किसी का प्राणी का नाम बोल दिया, किसी जगह का नाम बोल दिया, कहीं का भी आप नाम ले लो तो वो चीज़ें, नाम जहाँ पे आएगा किसी चीज़ को भी नाम जो रखा होगा वो नाम शब्द ही क्या है, संज्ञा है। जैसे वस्तु में आ जाएगा पेन हो गई, किताब हो गई, अन्य हो गया। स्थान में जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो भी है, जहाँ भी स्थान है, चाहे छोटा है बड़ा है, आपका गाँव है मोहल्ला है, जहाँ का भी आपने नाम लिया तो वो आ जाएगा संज्ञा। प्राणी में गाय, कुत्ता, बिल्ली, राम, श्याम, किसी का भी नाम आया जो प्राणी हैं
हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। और भाव, भाव में जो भावना, जैसे हमने बोला मीठा, ये इस चीज़ में मिठास है, तो मिठास क्या है, भाव है। प्रेम है, उससे प्रेम है, प्रेम क्या है, एक भावना है, तो वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाव हो जाएगा, एक भाव। तो ये सारा क्या हो गया, संज्ञा। अब ये किस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। अब संज्ञा के भेद होते हैं। वैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि छोटी कक्षाओं में, अब मैंने बताया कि पहले यही पढ़ाते थे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम उसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के रूढ़ शब्द, जैसे गंगा, गंगा रूढ़ संज्ञा शब्द है। कहीं पे पूछा जाएगा कि गंगा क्या है, और वहाँ पे ऐसे दिया होगा ऑप्शन कि रूढ़ संज्ञा शब्द या यौगिक संज्ञा शब्द, तो आप सोचोगे कि हमने तो ये 3 भेद पढ़े थे, व्यक्ति, जाति और भाववाचक, अब ये रूढ़ यौगिक संज्ञा कहाँ से आ गया, तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ में, जैसे मैंने आपको रूढ़ शब्द बताया हुआ है कि सामान्य शब्द जिसके टुकड़े ना हो सकें वो रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ संज्ञा शब्द हो गया। यौगिक संज्ञा शब्द हो गया और योग रूढ़ संज्ञा शब्द हो गया। अब यौगिक, जिन्होंने रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द पता नहीं है, वो पिछली वीडियो देख लें, वो मैंने डिटेल से आपको समझाई हुई है, तो तभी आपकी समझ में ये आ जाएगा आगे का। तो ये पिछला पहले एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से संबंधित करके देखो, तो तभी समझ में अगला आता है। ये आपको मैंने शिक्षण अभिरुचि में बताया हुआ है कि किस प्रकार से एक को दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, एक कुशल शिक्षक की। ये मैंने आपको आगे, अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप शिक्षण अभिरुचि से संबंधित भी देख लें। तो ये हो गया रूढ़। गंगा क्या हो जाएगा आपका, रूढ़ संज्ञा शब्द, विद्यालय यौगिक संज्ञा शब्द, और दशानन जो तीसरा अर्थ बताए, जो शब्द मूल अर्थ को छोड़ करके तीसरा अर्थ बताए, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो कैसा योग रूढ़ शब्द है ये, संज्ञा योग रूढ़ शब्द। अब है अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। अर्थ के आधार पर 5 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ज़्यादातर ने व्यक्ति, जाति और भाव सुना होगा, तो चौथा है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर ऑप्शन में 3 दिया होगा और 3 के अलावा 5 किसी ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपने 3 ही सही करना है। और अगर 3, 5, 4, 2 मतलब 3 भी आया है और 5 भी आया है ऑप्शन में, तो आपने 5 को ही सही करना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर तो 3, 2, 4 और 6 दिया होगा तो आप 3 को टिक करेंगे। यदि अगर 3 और 5 दोनों आया होगा तो आप 5 को ही टिक करेंगे, तब 5 सही होगा। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए। जो शब्द, ऐसे शब्द जो केवल किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। जैसे व्यक्ति, वस्तु में आ जाएगा किसी व्यक्ति में, जैसे राम, श्याम, कमल, कोई भी व्यक्ति का मतलब यहाँ व्यक्ति से नहीं होता, ये व्यक्ति शब्द ही ऐसे दिया हुआ है कि हमें एक डेफिनेशन बन जाती है। व्यक्ति का मतलब होता है प्राणी, कोई भी प्राणी, कोई भी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा, जो भी प्राणी है, कोई भी प्राणी का, किसी भी प्राणी का नाम ले लिया तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान, वस्तु का बोध कराए वस्तु का बोध कराए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम, दिल्ली, कलम, कुछ भी, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब गायों के भी नाम लिखे रहते हैं, हमने गाय का नाम रखा हुआ है और उसके नाम से ले लिया तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। किसी कुत्ते का नाम भी रखा हुआ है टॉमी, तो वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कोई भी प्राणी है, स्थान, कहीं भी स्थान का नाम ले लो, चाहे गांव का नाम ले लो, मोहल्ले का ले लो, कि छोटी जगहों का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब
अगला है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब होता है जो शब्द किसी जाति का बोध कराए, ऐसे शब्द जो हमें किसी की जाति का बोध कराए, मतलब एक संपूर्ण समूह का, संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे नदी, अगर तो हमने बोला गंगा तो वो एक नदी का नाम है, वो नदी शब्द नहीं आया यहाँ पे आया गंगा, तो उसका क्या है, वो नाम है, उस नदी का नाम है, तो नाम शब्द आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक में, गंगा। अगर तो हमने बोला नदी, तो वो संपूर्ण नदियों का बोध कराती है, वो संपूर्ण नदी शब्द नदी जाति का बोध कराती है, तो वो समस्त नदियों का बोध कराएगी, तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर तो हमने बोला एवरेस्ट बोला, तो वो किसी का नाम हो गया, किसी पर्वत का नाम हो गया, तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अगर हमने पर्वत बोला तो वो संपूर्ण पर्वत जाति का हमें बोध कराता है, तो वो हो जाएगा जातिवाचक में। लड़की, अगर हमने तो बोला सीता, तो सीता तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, वो एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और अगर हमने संपूर्ण, ये लड़की शब्द तो संपूर्ण लड़कियां जितनी में सीता, गीता, रमा, जितनी भी लड़कियां हैं तो सबका बोध करा रही है, तो लड़की जाति का बोध करा रही है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अगला है भाववाचक। जो शब्द किसी भाव माने भावना, किसी गुण, किसमें कैसा गुण है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, मीठा है, अंधा है, मतलब जिस गुण का बोध करे, दशा कैसा है, आड़ा तिरछा कैसा है, दशा का बोध कराए, तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा कि कैसी भाव किसको बोलते हैं। तो हमने बोला मीठा, तो मिठास का भाव आ गया, खट्टा खटास का भाव आ गया, मोटा तो हमारे दिल में हो गया हाँ वो मोटा है, भाई मोटा लड़का है, तो ये क्या है, एक भाव है, हमारे दिल से हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये भावना है, तो ये हो जाएगा भाववाचक। अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्य में कोई पदार्थ, द्रव्य शब्द से ही पता हो रहा है कि पदार्थ। अब पदार्थ 3 प्रकार के होंगे। जो शब्द किसी सामग्री पदार्थ का बोध कराए, तो हो जाएगा वो 3 प्रकार के, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो जैसे सोना क्या हो जाएगा, ठोस हो गया। किसी शब्द किसी सामग्री का बोध कराए, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुएं हैं, धातु, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जितनी भी धातु हैं वो ठोस में। द्रव्य, तेल, घी, पानी, जैसे तेल, घी, पानी सारा किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक द्रव में। और गैस, जैसे धुआं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी जैसे गैस है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे द्रव्य से भी पता है कि कोई पदार्थ, तो पदार्थ तो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। अब पदार्थ ठोस में आ जाएगा जितनी भी धातुएं हैं, धातु जिसको होते हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हीरा, जो भी है धातु। द्रव्य में तेल, घी, द्रव्य जैसे लिक्विड, तो घी, पानी जो भी होता है, और गैस में धुआं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कोई भी अन्य गैस है, वो तो सारी किस्में आ जाएंगी द्रव्यवाचक में। अगला है समूहवाचक। समूह से शब्द से ही पता लग रहा होगा, समूह मतलब गुच्छा, जो समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो वो शब्द आ जाएंगे समूह या समुदाय, झुंड जिसको बोलते हैं, समुदाय में बोध कराएं जो शब्द, तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, हमने बोला इस वर्ग एक समूह। टीम भी एक समूह हो गया कि बहुत सारे रहते हैं इकट्ठे। समिति या आयोग, परिवार में भी कई लोग होते हैं। पुलिस विभाग में कई सारे पुलिस होंगे, तो पुलिस विभाग हो जाएगा। सेना में भी बहुत सारे होते हैं, तो एक समूह है। अंगूर जब गुच्छे में होता है, अकेला अंगूर होगा तो तब नहीं होगा वो, तो जब गुच्छे में होगा अंगूरों का गुच्छा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे कन्फ्यूजन डालेंगे। अंगूर लिखा होगा तो अंगूर तो अकेला नहीं आएगा, अंगूर उसमें आ जाएगा जातिवाचक, अंगूर जाति का बोध कराएं। लेकिन अगर अंगूरों का गुच्छा पूछा जाएगा तो वो समूह में आएगा।
टी सेट नहीं बोलते, जैसे कप सेट, तो कप अकेला कप आएगा तो वो तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन कप सेट लिखा होगा तो वो आ जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा में। और अक्सर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने कप किसी वस्तु का नाम पढ़ा होगा तो आप तो फट से उसको लिख देंगे कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। तो जब कप सेट लिखा होगा तो तब आप समझ नहीं पाओगे यहाँ पे सेट आया, सेट में कप सेट का मतलब बहुत सारे कप होंगे। अगला है दोस्तों, कई बारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। होते तो वो शब्द व्यक्तिवाचक हैं, किसी का नाम है, लेकिन वो जातिवाचक बोलते बोलते वो धीरे धीरे ऐसे चलन में आ जाते हैं कि वो एक जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। कैसे? कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो कैसे? जैसे हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र का नाम था, ये अकेले किसी का नाम था। जैसे राम का नाम था, हैं, तो ये हरिश्चंद्र किसी का नाम था, पर ये हो गया था व्यक्तिवाचक। लेकिन हरिश्चंद्र शब्द का अर्थ यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी सत्यवादी। हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी। तो यहाँ पर ये शब्द हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी सत्यवादी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि सत्यवादी लोगों की जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे ये शब्द अगर ऐसे वाक्य में आया होगा कि अगर ऐसे लिखा होगा कि हरिश्चंद्र ने मतलब कुछ पढ़ा, हरिश्चंद्र ने एक शब्द लिखा, तो वहाँ पे हरिश्चंद्र हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। और ये लिखा होगा कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे हरिश्चंद्र हो जाएगा आपका जातिवाचक। यहाँ पे हरिश्चंद्र शब्द एक आदमी का बोध न करके समस्त सत्यवादी लोगों की का बोध करा रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र सत्यवादी लोगों की जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक शब्द बन जाएगा। जयचंदों की कमी नहीं। अब देखो कई क्वेश्चनों में ये पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जयचंदों शब्द, तो ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? जयचंद तो व्यक्तिवाचक था, पृथ्वीराज का वो था जयचंद, तो उस काल का, तो वो तो था, तो किसी का नाम था, परंतु ये यहाँ पे जयचंद मैंने धोखेबाज जो भी बोल सकते आप, तो इस तरह के गलत उसमें आ गया था। तो ये ऐसे लोगों का, जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी जाति का हमें बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक न हो करके अब ये शब्द क्या बन गए? जातिवाचक बन गए। कई शब्द ऐसे बन गए हैं जो व्यक्तिवाचक, जो अकेला एक व्यक्ति के लिए पूछा गया होगा तब व्यक्तिवाचक, और एक समूह के लिए पूछा गया होगा तो ये जातिवाचक बन जाते हैं। अगला है दोस्तों, जातिवाचक शब्द से व्यक्तिवाचक थे, तो जातिवाचक थे ये, तो बन गए क्या? व्यक्तिवाचक। कैसे बन गए? जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। अब गोस्वामी जी तो वैसे तो गोस्वामी जाति का बोध करा रहा था, गोस्वामी शब्द अगर हमने पढ़ा तो ये गोस्वामी जाति का बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने रामचरित्र की रचना की, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। तो यहाँ पे ये गोस्वामी जाति का बोध नहीं, बल्कि ये हमें तुलसीदास जी का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक न हो करके ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में अनेक पुस्तकें लिखी, तो यहाँ पे शुक्ल जी क्या हो जाएगा? कोई व्यक्तिवाचक, ये तो जातिवाचक शुक्ल तो अनेक बहुत सारे होंगे शुक्ल जी, लेकिन ये शुक्ल जी यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का बोध हमें करा रहा है, तो ये जातिवाचक न हो करके ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक शब्द। तो ये शुक्ल जी शब्द भी दोस्तों कई बड़ी क्वेश्चन में, ये शुक्ल जी शब्द भी कई बड़ी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऐसी चीज़ों को आप नोट करते रहें और समझते हुए आगे बढ़ें। अब है लास्ट रह गया दोस्तों संज्ञा का पद परिचय। अब पद परिचय का मतलब होता है कि इसके जो प्रत्येक संज्ञा, मतलब जो संज्ञा शब्द हैं उनके पदों का हम परिचय कैसे करेंगे। जैसे संज्ञा शब्द, राम ने रावण को बाण से मारा, ये पद हो गया। राम भी पद है, रावण भी पद है, बाण भी पद है, मारा भी पद है, ये सारे शब्द क्या हो गए?
पद बन गए हैं। अब कैसे हैं राम, राम क्या है, संज्ञा है। राम जो शब्द है ये क्या हो गया, पद है, जो क्या हो गया, संज्ञा। कैसा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ना तो जातिवाचक है, ना भाववाचक है, ना द्रव्यवाचक है, ना समूहवाचक, ये है व्यक्तिवाचक, किसी वस्तु का, किसी का नाम है। कैसा है, पुल्लिंग। व्यक्तिवाचक क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, ये हो जाएगा एक वचन। कौन सा कारक है, राम ने, कर्ता ने, कर्म को, तो राम ने तो कर्ता ने, कर्ता कारक हो जाएगा। और क्रिया, मारा, क्या राम ने क्या किया, मारा, किसको, रावण को, तो काम क्या किया इसने, मारने का। कर्ता जो कार्य करता है, तो जो कार्य करता है उसकी वो कार्य उसकी क्रिया कहलाती है। तो मारने का काम क्रिया, तो मारा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। और रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो रावण क्या है इसका कर्म, किसको मारा, रावण को। मारा क्रिया क्या हो जाएगी, मारा कर्म हो जाएगा रावण, और कर्ता हो जाएगा राम, हो जाएगा संज्ञा। कर्ता जो कार्य करने वाला है ये हो जाएगा संज्ञा। तो इस प्रकार से ये पद परिचय शब्दों का ऐसे पूछा जाएगा। एक सेंटेंस दिया होगा और इसमें राम शब्द जैसे दिया होगा, तो राम शब्द किस लिंग का है या किस वचन का है, किस कारक का है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना। और अच्छे, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से संज्ञा या पद परिचय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। और अगली वीडियो जो पिछली, इससे पहले की जो वीडियो है दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए ज़रूर देख लेना, तभी आपकी समझ में ये आएगा। और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको सर्वनाम। अब संज्ञा के 5 भेद आप नोट कर लेना, और इस प्रकार से आपको याद करने के लिए मैंने इस प्रकार से इसको बनाया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या तो आप नोट भी करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट हम कल कराएंगे सर्वनाम। धन्यवाद दोस्तों।